नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने किसके बारे में बात किया था? पिछली क्लास में हमने जनन के बारे में, जीवों में जनन के बारे में या जंतुओं में जनन की विधियों के बारे में बात की, जिसमें हमने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बात किया। अलैंगिक जनन में हमने मुकुलन, द्विखंडन, बहुविभाजन सब पढ़ा। और लैंगिक जनन में हमने एक लिंगी जंतु जंतु कौन से हैं, द्विलिंगी जंतु कौन से हैं, और मानव के जननांक एवं निषेचन के बारे में हमने बात किया। और हमने ये भी पढ़ा कि मादा जननांक की विशेषताएं क्या है और नर जननांक की विशेषताएं क्या है, निषेचन क्या है। और हमने ये भी पढ़ा कि बाह्य निषेचन क्या है और आंतरिक निषेचन क्या है। और आज का हमारा टॉपिक है भ्रूण का परिवर्तन। भ्रूण का परिवर्तन। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या होता है, एक युग्मनज यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। युग्मनज बनता है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। ठीक है। अब युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, जो परिवर्तित होकर भ्रूण में बदलते हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन आता है, युग्मनज में जो है क्या आने लगती, इसकी कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, विभाजित होने लगती है, और ये भ्रूण में बदल जाते हैं, भ्रूण में बदल जाते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जब भ्रूण में बदलता है तो इस अवस्था में शिशु का सर, पैर, नाक, कान आदि कुछ अंग विकसित होते हैं। ठीक है, कुछ अंग विकसित होते हैं, अंगों का विकास होता है या अंग विकसित होते हैं। जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेते हैं, उस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। उस अवस्था को हम गर्भावस्था कहते हैं। गर्भ का विकास पूरा होने पर मां शिशु को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? मां शिशु को जन्म देती है। ठीक है। तो नवजात शिशु का जन्म नर एवं मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है, जिसके कारण शिशुओं में माता एवं पिता दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़े अच्छे ढंग से समझते हैं। तो नर, नर यानी मेल, और मादा, मादा यानी फीमेल। चलिए अब नर से नर युग्मक आता है या उसको प्रोड्यूस करते हैं, नर युग्मक। नर युग्मक, ठीक है, शुक्राणु से हम शुक्राणु कहते हैं। अब मादा के शरीर में क्या बनता है, मादा युग्मक या अंडाणु बनता है। अंडाणु, जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। ये जो अंडाणु है और शुक्राणु, शुक्राणु को हम अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं, और अंडाणु को हम ओवम कहते हैं। क्लियर है ये?
उसके बाद क्या होता है, इन दोनों का संयोग होता है। किन दोनों का? स्पर्म का और ओवम का, या शुक्राणु और अंडाणु का संयोग होता है, जिससे कि युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है, जिसको अंग्रेजी में हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है? शिशु का सर, पैर, नाक, कान आदि कुछ अंग जो है विकसित होने लगते हैं, और इस अवस्था को हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। इससे फिर भ्रूण का निर्माण होता है, या भ्रूण की उत्पत्ति होती है, भ्रूण बनता है, जिसको अंग्रेजी में एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो कहते हैं। और जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेती है, उस अवस्था को हम गर्भ अवस्था कहते हैं। क्या अवस्था? कौन सी अवस्था कहते हैं? उस अवस्था को ही हम गर्भ अवस्था कहते हैं। गर्भ, गर्भ अवस्था, जिसे अंग्रेजी में प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके बाद माता क्या करती है? मां शिशु को जन्म देती है। इसको जन्म देती है, शिशु को जन्म देती है। शिशु का जन्म होता है नवजात शिशु का। ठीक है। नवजात शिशु का जन्म होता है, जिसे हम नियोनैटल कहते हैं। नियोनैटल कहते हैं। क्लियर? तो नवजात शिशु को जो जन्म होता है, वो नर और मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है। तो जो शिशु होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें माता और पिता, शिशु में जो नवजात शिशु है या जो बच्चा वो पैदा करते हैं, उस शिशु में क्या क्या होते हैं? उसमें दोनों माता और पिता, माता और पिता दोनों के ही लक्षणे पाए जाते हैं। ठीक है। माता और पिता दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। ये बात क्लियर है? तो भ्रूण का परिवर्तन हम कैसे पढ़ते हैं? कैसे उसको पढ़ा जाता है? नर नर के शरीर से क्या निकलता है? नर युग्मक, शुक्राणु, है ना? शुक्राणु बनते हैं। नर के शरीर में शुक्राणु बनते हैं, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं, अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। मादा या फीमेल के शरीर में अंडाणु बनते हैं। ठीक है। उनके अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में ओवम कहते हैं, या हिंदी में उसे मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक कहते हैं। अब शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, जिसको अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और युग्मनज के बाद इनके जो सेल्स है वो विकसित होते हैं, जो कोशिकाएं हैं वो विकसित होती रहती है, और वे भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण कब कहलाता है? जब उसके कुछ अंग, जैसे कि सिर है, पैर है, नाक से ऐसे कुछ अंग जो है विकसित होते हैं, उस अवस्था को हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। उसके बाद जब सारे उसके अंगों का विकसित विकास होता है, उस अवस्था को हम गर्भावस्था कहते हैं, और मां के गर्भाशय में ये होते हैं। तो ये गर्भावस्था या प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। उसके बाद माता जो है वो शिशु को जन्म देती है, नवजात शिशु को जन्म देती है। उसे हम
नियोनेटल कहते हैं। और जो शिशु होता है वो माता और पिता दोनों के युग्मकों से बना होता है, संलयन से बना होता है। तो इसी कारण माता और पिता दोनों के ही लक्षण उस शिशु में हम देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जरा युग और अंड युग। अगला हमारा टॉपिक है जरा युग और अंड युग। जरा युग एवं अंड युग। अब ये क्या है बेटा? आपने जब तक जाना कि कुछ जो जंतु है शिशु को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। बच्चे देने वाले जंतुओं को हम जरायुग कहते हैं। क्या है जरायुग? बच्चे देने वाले, बच्चे देने वाले जंतुओं को, ठीक है, बच्चे देने वाले जंतुओं को हम जरायुग कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, वेल आदि। ठीक है। अब कुछ ऐसे जंतुएं होते हैं अंडे देते हैं और बाद में इनके बच्चे विकसित होते हैं। ठीक है। अब क्या है? अंडे देने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं? अंडयुग कहते हैं। अंडे देने वाले जंतुएं, है ना, अंडा अंडा देने वाले जंतुएं, उनको हम क्या कहते हैं? अंडयुग कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको पता है मुर्गी, कबूतर, मछली आदि। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अंडयुग कहते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस का पता लग गया आपको कि जरायुग क्या है और अंडयुग क्या है। बच्चे देने वाले जंतुओं को हम जरायुग कहते हैं, अंडे देने वालों को हम, जंतुओं को हम क्या कहते हैं? अंडयुग कहते हैं। तो जरायुग के उदाहरण मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, चमगादड़, कुत्ता आदि, ये सब क्या है? जरायुग है। और अंडयुग के उदाहरण मुर्गी, कबूतर, मछली आदि अंडयुग है। तो इतनी सारी बातें आज हमने पढ़ी है इसमें। और इस चैप्टर में हमने जो जो बात पढ़ी वो जरा एक बार से हम रिकैप कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा आपने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। तो हमने सीखा, क्या सीखा? जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है, पहला। दूसरा हमने पढ़ा जंतुओं में प्रजनन की दो विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? दो। एक तो लैंगिक और दूसरा अलैंगिक प्रजनन। ठीक है। जंतुओं में प्रजनन की दो विधियां हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन क्या बताया था आपको? क्या बताया था लैंगिक प्रजनन? लैंगिक प्रजनन वो प्रजनन है जिसमें जनन अंक की जरूरत होती है। जंतुओं में जनन अंकों की जरूरत होती है, किसके लिए? प्रजनन के लिए। और अलैंगिक प्रजनन वे प्रजनन है जिसमें जंतुओं में बिना जनन अंक के प्रजनन की विधि को ही हम क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अगला है वृक्षण, शुक्रवाहिका तथा शिशिन नर जनन अंक है। ठीक है। कौन कौन से? वृषण, शुक्र वाहिका तथा शिशिन नर जनन अंक हैं।
अंडाशय, अंडवाहिनी, ठीक है, अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा जनन अंग है। अगला है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं तथा वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु या ओवम कहलाती है तथा वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक शुक्राणु या स्पर्म कहलाता है। अगला है, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी कि ओवम और स्पर्म का जो संलयन है, मादा युग्मक और जो है नर युग्मक के जो संलयन से जो भ्रूण बनता है या युग्मनज बनता है, उसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तथा निषेचित अंडाणु, निषेचित अंडाणु क्या कहलाती है? युग्मनज, जाइगोट कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाली निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाती है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तथा शरीर के बाहर होने वाली निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। यानी कि जो शरीर के बाहर होते हैं, जैसे मछलियों, मेंढकों सब में होता है, उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे हमने पढ़ा, निषेचित अंडाणु गर्भाशय में आरोपित हो जाता है। निषेचित अंडाणु गर्भाशय में आरोपित हो जाता है और यही इसका विकास होता है। इसके फलस्वरूप नवजात शिशु जन्म लेते हैं। तो निषेचित जो अंडाणु है वो माता के गर्भाशय में आरोपित हो जाता है और यहीं पर इनका जो है विकास होता रहता है और इसके फलस्वरूप नवजात शिशु जन्म लेते हैं। और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें माता और पिता दोनों के ही लक्षण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो शिशु बना है वो कैसे बना है? माता युग्मक और पिता युग्मक दोनों के संलयन से बना हुआ है। जो युग्मनज बना है उसके बाद ही भ्रूण बना, उसके बाद वो शिशु बना और माता उसको जन्म देती है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो यही सब बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें जो है ध्यान में रखते हुए आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जरायुग क्या है और अंडयुग क्या है। जरायुग क्या बताया मैंने आपको? बच्चे देने वाले जंतुएं जरायुग कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी आदि। और अंडे देने वाले जंतुएं क्या कहलाती हैं? अंडयुग कहलाते हैं। ठीक है, और जैसे कबूतर, मछली, मुर्गी आदि। तो यही सब बातें आज हम करते हैं। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे एक नई इकाई जिसका नाम है किशोरावस्था। ठीक है, एडोलसेंस कहते हैं हम उसको। किशोरावस्था नामक एक चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।